नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 7वीं बार नीतीश कुमार, जी हां, मुख्यमंत्री पद की आज उन्होंने शपथ ली है, लेकिन इस बार चुनौतियों का अंबार है। दो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। सवाल ये कि क्या इस बार नीतीश की चलेगी? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुशासन बाबू ने मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली और इसके साथ ही एक बार फिर बिहार में नीतीश राज कायम हो गया। फिर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और क्या। सर, नई टीम होगी इस बार, नया टीम है। बिल्कुल, हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने शपथ पत्र पर दस्तखत किए। दस्तखत किया हुआ कागज राज्यपाल फागू चौहान के पास पहुंचा। राज्यपाल ने भी दस्तखत किए। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए झुककर अभिवादन किया। राज्यपाल भी कुर्सी से खड़े हो गए। दोनों ने हाथ मिलाया। नीतीश ने राज्यपाल का आभार जताया। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे? वो तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अल्पमत सरकार थी। हफ्ते भर में ही सरकार गिर गई थी। उसके बाद चुनाव दर चुनाव नीतीश मजबूत गठबंधन की सरकार के मुखिया बने रहे। लेकिन इस बार हालात बदले हुए। गठबंधन तो बहुमत में है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका नीतीश के पार्टनर बीजेपी के पास चली गई है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी खेमे का दबदबा साफ नजर भी आ रहा था। गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर दिल्ली से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण में मौजूद थे। बीजेपी ने इस बार सबको चौंकाते हुए उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी का पत्ता काट दिया, लेकिन नीतीश कैबिनेट में अपने दो उप मुख्यमंत्री सेट कर दिए। नीतीश के बाद कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली। तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार क्या कहेंगे? बस जो दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छा तालमेल बन पाएगा? अरे हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। सब आगे बात होगी। आज शपथ हुआ है, फिर और सारी चीजें होगी। एजेंडा क्या आपको पता ही है, बिहार को और बेहतर करेंगे जी, यही एजेंडा है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए दूसरा नाम था रेणु देवी का। रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनी है। ये तो स्नेह और प्यार हमारे बड़े भाइयों का है और इस कारण से सभी लोग, हम सभी एक वर्कर हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे काम करने के हमेशा कार्यकर्ता के रूप में ही रहता है। और जो जिम्मेदारी है हम सभी लोगों का, जो कि बिहार का विकास हम कर सकें और बिहार के विकास के लिए हर संभव हम करेंगे। नीतीश कुमार के साथ काम करना है आपको? मुझे काम, मैं तो काम कर चुकी हूँ ना, इसके पहले भी मैं कला संस्कृति मंत्री थी। बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ काम करने का क्या अंतर पड़ता है? छोटी बहन तो हमेशा बहन होती है और काम करने का रहता है, हक से मांगती भी है। आज बहन से विकास होगा, भाई बहन का। निश्चित। नीतीश कुमार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आरजेडी ने बायकॉट कर दिया था। यह जन आकांक्षाओं वाली सरकार है ही नहीं है। हम इसे अवैध सरकार मानते हैं। प्रश्न ही नहीं है कि हम सब इस समारोह में शामिल हों, क्योंकि समारोह होता है आम जन के, याद रख लेना, प्रतीक यदि कोई समारोह हो तो पक्ष और विपक्ष दोनों जाता है। आरजेडी की नाराजगी समझी जा सकती है। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार के चुनावों में आरजेडी को उम्मीद थी कि सत्ता महागठबंधन के हाथ लगनी है, लेकिन महागठबंधन बहुमत से दूर रह गया। आरजेडी अभी भी इस हार को पूरी तरह पचा नहीं पाई है।
जनादेश मिलना और जनादेश का प्रबंध करना दो अलग चीजें होती है। आप ये कैमरा और ये माइक बिहार के किसी युवा के सामने लगा लीजिए, पूछिए क्या तुम्हारी सरकार है, वो आपको बता देगा कि हम उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। बिहार बहिष्कार कर रहा है, ये बिहार की अपनी सरकार नहीं है, सर्जिकली इम्प्लांटेड सरकार है कि जो व्यक्ति 40 सीट पे निपटा दिया गया, खारिज कर दिया गया, उसको अब फिर से कुर्सी पे बिठा रहे हैं। ये बिहार का अपमान है साहब। विपक्ष के बायकॉट के बीच नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इन 9 महीनों को छोड़ दें तो 2005 के बाद से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही है। नीतीश कुमार की शपथ के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बधाई दी, लेकिन इस बधाई में भी तंज था। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन किया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रही। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदले हुए हैं। इस बार विधानसभा में नीतीश की पार्टी के विधायक सिर्फ 43 हैं और एनडीए के बाकी विधायक करीब दोगुने। ऐसे में सरकार में संतुलन साधना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। तो आरजेडी बार बार धावा बोल रही है कि नीतीश कुमार की खुद ही अपनी सरकार में नहीं चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ एनडीए में संतुलन बल्कि जातीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश इस बार दिखाई दे रही है। दो उप मुख्यमंत्री तो हमने आपको दिखा दिया बन रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इधर मुकेश सहनी जो वीआईपी वाले हैं वो भी मंत्री बन रहे हैं। हमसे जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार शपथ लेकर हटे तो शुरू हुआ मंत्रियों की शपथ का सिलसिला। सीएम के अलावा 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू के कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली। वीआईपी कोटे से 1 मंत्री बनाया गया। हम कोटे से 1 मंत्री बनाया गया, जबकि बीजेपी के कोटे से 5 मंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मॉडल पे काम हो रहा है। पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, तो अच्छी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और माननीय सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में हम सबों ने जो काम किया है, तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काफी काम किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है। तो बिहार में ये एक अच्छी बात होगी। तारकिशोर 80 के दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। वैश्य समाज के वो बड़े नेता माने जाते हैं। 4 बार से लगातार कटिहार से विधायक हैं। तारकिशोर प्रसाद के बाद रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। रेणु देवी बेतिया से विधायक हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य रही हैं। 4 बार से बेतिया की विधायक हैं। 2005 से 2009 तक मंत्री रही हैं। रेणु देवी नोनिया समाज से आती हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के लिए, और कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी लोग कार्य में लगेंगे और निश्चित रूप से लगे ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम जो करता है वो सेवा के रूप में करता है। उप मुख्यमंत्रियों के बाद शुरू हुआ मंत्रियों की शपथ का सिलसिला। जेडीयू कोटे से सराय रंजन सीट के विधायक विजय चौधरी को मंत्री बनाया गया। सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया। जेडीयू के अशोक चौधरी मंत्री बनाए गए। तारापुर से चुनाव जीते मेवालाल चौधरी मंत्री बने। मधुबनी के फुलपरास से विधायक शीला मंडल को मंत्री बनाया गया। जेडीयू के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बने। इसके बाद शुरू हुआ बीजेपी के नेताओं के मंत्री बनने का सिलसिला। बीजेपी के कोटे से बिहार विधान परिषद से सदस्य मंगल पांडे मंत्री बने। आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री बने। राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान मंत्री बने। जाले से विधायक जीवेश मिश्रा मंत्री बने। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की औराई सीट से विधायक
राम सूरत राय मंत्री बने। मंत्री चुनने में एनडीए ने गजब का तालमेल बिठाया था। मिथिलांचल में अच्छा प्रदर्शन का इनाम दिया गया तो ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश की सरकार में महिलाओं का भी रुतबा रहेगा। पिछड़ी जाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया तो अगड़ी जाति के बड़े नेता और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं को भी मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, साथी दलों को भी खुश करने की भरपूर कोशिश की गई है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इस बार कई सारे पुराने चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कई नए चेहरे हैं, लेकिन हाँ, कुछ पुराने पहचाने हुए चेहरे भी हैं। इधर जो जेडीयू के मंत्री बने हैं वो मान रहे हैं कि इस बार चुनौतियां बड़ी हैं। उधर बीजेपी वाले गदगद दिखाई दे रहा है। आपको सुनाते हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या कह रहे हैं ये तमाम विधायक। नीतीश जी के साथ काम करना तो हमेशा अच्छा लगता है कि नीतीश जी एक अनुभवी राजनेता है और उनके साथ काम करने का एक अपना नया अनुभव मिलता है। किस तरीके की चुनौती रहेगी? कुछ नई चुनौतियां होंगी क्योंकि इस बार कुछ समीकरण बदले हुए हैं। ये चुनौतियां हैं, हमेशा किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। विकास के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी जिम्मेवारी हम लोग को दी जाएगी, हम लोग उस जिम्मेवारी को कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आगे ले चलें, ताकि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि एक ऐसा बिहार हो जो विकसित बिहार हो, जिसमें हर एक मूलभूत सुविधा जितने लोगों को हो मिले, और उसी बात को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। अंत में सब लोगों को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना है और उनके काम करने का तरीका भी निश्चित है और सब लोगों को मालूम है, और बिहार की जनता भी उनके काम करने के तरीके पर ही भरोसा करती है। इसलिए हम लोग का तो ड्यूटी है उनके साथ मिलके बिहार की जनता के हित में काम करना, और हम लोग वही करेंगे। हम सब लोगों के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, जनता की सेवा करना, और हम सब लोग जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं और उसी सोच के साथ हम काम भी करते हैं। एक बार फिर से राज्य की जनता ने हम सब लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बड़ी जवाबदेही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये जवाबदेही हमें दी है, हमारी पार्टी को, और मजबूती से जो जवाबदेही देंगे उनको हम लोग निर्वाह करेंगे और मजबूती से बिहार के लिए, प्रदेश के लिए काम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ उनसे हम सीखेंगे। पूरी सरकार हमारी है और 125 विधायक जो है ना वो एनडीए के विधायक हैं, और पूरी सरकार हमारी है, तो फिर कहीं इटबट नहीं है। हर जगह पे हम लोग काम करेंगे, सारे विधायक हमारे हैं और एनडीए मजबूती से अपना काम करेंगे। जाहिर सी बात है, एक नई चुनौती है, तो एक आत्मविश्वास है कि आगे कुछ करने का हमारे गरीबों के लिए, जिसके लिए पार्टी की गठन हुआ है, उनके लिए एक मौका मिला है अच्छा करने का। उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का विश्वास है आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, और उन्हीं का विश्वास मुझ पर आया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है मैं उससे 100% देने का काम करूंगा। अक्षर जो उन्होंने लकीर खींची है अपने राजनीतिक जीवन में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उससे आगे निकल सकूं। कुछ मंत्री गदगद, कुछ चुनौतियों के लिए तैयार, लेकिन आज शपथ ग्रहण का माहौल ही कुछ अलग था। इससे पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बड़े ही भव्य अंदाज में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन आज कोरोना की वजह से राजभवन में ये शपथ लेनी पड़ी। इधर बीजेपी में बहुत ज्यादा जश्न है क्योंकि एनडीए के अंदर बड़ी पार्टी 74 सीट्स वाली पार्टी बनकर आए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बिहार बीजेपी के लिए आज खुशियों का उत्सव था। बीजेपी कार्यकर्ता तो दिवाली से पहले ही विधानसभा चुनावों में जीत की दिवाली मना चुके थे। आज सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बने, लेकिन दबदबा तो बीजेपी का ही है। इसकी वानगी है बीजेपी दफ्तर में खुशियों का ये जश्न। राजभवन के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे
नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से जश्न का माहौल है यहाँ पर। और राजभवन के बाहर कार्यकर्ता जो है लगातार जुट रहे हैं और इसी तरीके से जो है उत्सव का माहौल सा लग रहा है यहाँ पे जेडीयू कार्यकर्ताओं। ये सर तो पहले से तय था, बिहार के जनता ने तय रखा था कि हमको नीतीश कुमार जी जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार की जनता का जो चाह था उस पर खरे उतरा गया है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से बिहार का विकास इतना तीव्र गति से होगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे तो कहीं तुरही बज रही थी। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंच गए थे। अमित शाह जब बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। अमित शाह के स्वागत में ढोल बजने लगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से ही पहुंचे हुए थे। जिन जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाना था उनके घर जब सूचना पहुंची तो उनके घर का माहौल ही बदल गया। रेणु देवी के नए सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने की खबर उनके ननिहाल मुजफ्फरपुर पहुंची तो वहां दिन में ही होली और दिवाली मन गई। जमकर आतिशबाजी हुई, लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। परिवार में खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। बहुत खुशी है, वो हमारे ही हम पोसे पाले सब कुछ किए हैं। आज वो बड़ी आदमी है, उससे और आगे बढ़े और यही आशीर्वाद में। मामी है उनकी? हम बड़ी मामी, छोटी मामी भी हैं। आप बताइए कितनी खुशी हुई? घर की बेटी मुख्यमंत्री। हाँ, घर के बेटी बहुत खुशी हुई है हमको, बहुत अच्छा लगा हमको। मेरे भगनी हमारा खड़ी है और अच्छा लगा हमको। एनडीए के पार्टनर जीतन राम मांझी तो खुद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बेटे संतोष मांझी ने नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर पूरा परिवार गदगद था। इस मतलब विश्वास से इनको इस जिम्मेवारी सौंपे हैं तो हम चाहेंगे कि ये अपने उस विश्वास पे खरे उतरें और ईमानदारी पूर्वक काम करें बस। और मुझे विश्वास है कि ये सही ढंग से काम करेंगे। अब तक तो आपके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब पति मंत्री बनेंगे, क्या लगता है बहुत चुनौती होगी? चुनौती तो आते रहती है लेकिन मतलब समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे समाज में तो आएगा ही, परिणाम मिलेगा। संतोष मांझी के दो लड़के, बेटे और बेटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य प्रकाश। आदित्य, पापा मंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार। आपके दादाजी तो मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, पापा पहली बार मुख्यमंत्री बनने जाने के लिए हमें खुशी भी है और उन्हें नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है जिससे हम खुश हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करेंगे। आप लोगों को लगता है पापा अच्छा काम करेंगे? हाँ, नीतीश कुमार ने उनमें आस्था दिखाई है। हाँ, जरूर अच्छा काम करेंगे पापा। अच्छा भरोसा है? हाँ, भरोसा है। बेटी है उनकी, आपका क्या नाम हुआ? आकृति। आकृति, आप बताइए पापा को लेकर कितनी आश्वस्त है? मंत्री बनेंगे अब तो बिहार में? हाँ, वो बनेंगे और अच्छे काम भी करेंगे और मैं बहुत खुश हूँ। आज भाई दूज का त्योहार है और नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही था। नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी भाई के लिए पूजा कर रही थी। 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयां भेज रही थी। पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, सहे हुए हैं और क्या कहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हम 7वां बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज अच्छा दिन है, भैया दूज भी है और मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली तो उनके पैतृक गांव कल्याण बीघा में खूब जश्न मनाया गया। खीर पूड़ी और मिठाइयां बांटी गई, पटाखे और फुलझड़ियां छूटी, रंग और गुलाल भी खूब उड़े। नालंदा से रंजीत कुमार, पटना से उत्कर्ष कुमार सिंह और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे केदारनाथ की तस्वीर, जहां पहुंचे योगी आदित्यनाथ। देश में कई जगहों पर मंदिर और साथ ही गिरजाघर, गुरुद्वारे सब खुल रहे हैं। तस्वीर हर जगह की, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात उत्तर भारत में बढ़ते हुए ठंड के बीच योगी आदित्यनाथ के केदारनाथ दर्शन की। दरअसल केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ हर जगह बर्फ की एक परत, एक चादर जैसे बिछ गई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और आज केदारनाथ का कपाट बंद भी होने वाला था, लेकिन
योगी आदित्यनाथ ने दर्शन कर लिया। हालांकि बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाए, कल वहां जाएंगे। दिल में सागर की गहराइयों तक उतर जाने वाली प्राकृतिक सुंदरता, दिमाग की जटिलताओं को शांत करते आस्था के पहाड़ और बाबा केदार की भक्ति में खो जाने को आतुर उनके भक्तजन। बाबा केदार के दर्शन से योगी आदित्यनाथ निहाल। आज नहीं कर पाए बद्रीनाथ दौरा, अब कल तक का इंतजार। केदारनाथ के कपाट बंद, बद्रीनाथ में कपाट बंद होने का अनुष्ठान शुरू। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी ये तस्वीरें केदारनाथ की हैं। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिन भर केदारनाथ में ही फंसे रहे। दोनों को सोमवार की सुबह केदारनाथ के कपाट बंद होते ही बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन मौसम ने इसकी इजाजत नहीं दी। दिन भर इंतजार किया जाता रहा, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से उनका हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ के लिए नहीं उड़ सका। आखिरकार खराब मौसम को देखते हुए देर शाम बद्रीनाथ के कार्यक्रम में फेरबदल करना पड़ा और दोनों मुख्यमंत्रियों ने गौचर के लिए उड़ान भरी। अब योगी मंगलवार को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बाबा केदार के दर्शन किए। बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूं। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा केदार की डोली केदारनाथ से शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। ये डोली 18 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। वैसे केदारनाथ में हुई बर्फबारी ने सैलानियों की मौज कर दी है। जो गर्भगृह है वो कल से ही खुला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गर्भगृह में पूरे दर्शन करने के लिए मिले। और ईश्वर की कृपा आपके सामने ही है, बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में। ये नजारा है गंगोत्री धाम का। आसमान से बरसी सर्द सफेदी ने यहाँ लोगों को अलाव जलाने को मजबूर कर दिया है। समूची गंगा घाटी बर्फ से सफेद हो गई है। उत्तरकाशी से मंदिर को जाने वाला गंगोत्री राजमार्ग भी बर्फ से पूरी तरह ढक चुका है। गंगोत्री, धराली और हर्षिल जैसे इलाके बर्फीली चादर ओढ़ चुके हैं। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। इसके अलावा मुखीमठ में भी लगातार बर्फबारी जारी है। तेजी से बदलते मौसम में बद्रीनाथ भी बर्फबारी की चपेट में आ गया है। मंदिर की सजावट के लिए लगाए गए फूलों पर सफेद चादर चढ़ चुकी है। यहाँ कपाट 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। भक्तों के लिए कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंच पूजा शुरू हो चुकी है। भारी बर्फबारी और ठंड के बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी आस्था के साथ जुटी हुई है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बर्फबारी और ठंड के बीच केदारनाथ के दर्शन की तस्वीरें आपने देख ली। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सोमवार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ खुल गए। सबसे पहले शुरुआत सिद्धिविनायक मंदिर से, और हाँ, साईं दरबार भी, साईं मंदिर भी खुल गया। आखिर खत्म हुआ इंतजार, खुल गया बप्पा का द्वार। बप्पा के भक्तों में खुशी अपरंपार। कोरोना काल की वजह से 8 महीने का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और कई महीनों बाद एक बार फिर महाराष्ट्र के धर्मस्थल खुल गए। और इसी के साथ खुल गया मुंबई का नामचीन सिद्धिविनायक मंदिर, यानी करोड़ों भक्तों के आराध्य गणपति बप्पा का द्वार। मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। पहली आरती से पहले ही बप्पा के भक्त मंदिर के बाहर जुट गए थे और सूरज उगने के साथ ये तादाद बढ़ती गई। हर कोई बप्पा के दर्शन के लिए बेताब दिखा। कोरोना को देखते हुए सिद्धिविनायक मंदिर के द्वार तो फिर से खोल दिए गए, लेकिन इस बार काफी एहतियात बरती जा रही है।
खास बात है कि अब यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले आपको हाथ धोने पड़ेंगे, जो आई थिंक मैंने गोल्डन टेम्पल में देखा था, लेकिन अब यहाँ सिद्धिविनायक टेम्पल में भी आपको हाथ और पैर धोएं तो सफाई ज़्यादा रहेगी, मंदिर साफ रहेगा। और ये नया तरीका है सब लोगों के लिए। देखिए सब भक्तजन अपने हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर भी है, अगर किसी को थोड़ी दिक्कत है तो सैनिटाइजर या हाथ धोएं तो एक सफाई का जो एहसास होता है, भगवान के दर्शन और अच्छे होते हैं। तो ये नई चीजें लॉकडाउन के बाद अच्छी भी हो रही हैं। कोरोना से जुड़े खतरे को देखते हुए मंदिर में बच्चों और बुजुर्गों की एंट्री बैन की गई है। बाकी भक्तों के लिए गजानन के द्वार खुले। भक्त भी मंदिर खुल जाने से खुश दिखे। उनके चेहरे पर इस बात का उल्लास साफ दिख रहा था। 8 महीने के बाद हमको देव बाप्पा की दर्शन मिल रहे हैं, उसमें हमें बहुत आनंद हो रहा है। और QR कोड लेके जो SOP ये जो है गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइन सब जो है यो उसको मार्गदर्शन से जाके दर्शन लेना ये उचित बात है। लेकिन दर्शन मिल रहा है, ये भी बहुत आनंदमय वातावरण में दर्शन मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। भगवान की इच्छा थी कि आके दर्शन करें, बहुत ही खुशी हो रही है कि दिवाली के नए साल पे मैं भाग्य मानता हूँ कि मुझे दर्शन करने का भाग्य मिला है, तो बहुत ही खुशी है। बहुत ही नसीब वाले समझ रहे हैं हम लोग खुद को। और अभी स्टार्टिंग है, इसलिए बहुत ही प्रॉपर्ली मेंटेन था। अभी आगे देखते हैं कैसे हो रहा है हैंडल, पर हमारा तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। कई भक्त कई महीनों बाद बप्पा के सामने खुद को खड़ा पाकर भाव विभोर थे। उन्हें इसी घड़ी का इंतजार था और ये इंतजार अब खत्म हो गया था। मंदिर के अंदर और बाहर कोरोना से जुड़े एहतियात और गाइडलाइंस का पालन कराने का खास इंतजाम किया गया था। जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए गए। सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के दूसरे आस्था के सबसे बड़े मंदिर शिरडी के साईं बाबा के यहाँ। साईं के भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया। शिरडी स्थित मंदिर खुल गया है। यहाँ भी श्रद्धा के साथ शंख बजे। घंटे घड़ियाल गूंज उठे। मंत्रों की पवित्र ध्वनियों से मंदिर फिर से गूंज उठा। तो 8 महीनों के बाद राज्य में धार्मिक स्थल खुले किए गए हैं और इसकी वजह के आंकड़े कोरोना वायरस मरीजों के कम होते गए। इसी वजह से ये आज दिन देखने को मिल रहा है। मैं फिलहाल शिरडी देवस्थान शिरडी मंदिर में हूँ। यहाँ पर देखिए कि दिवाली का उत्सव आज जिस प्रकार से भाई दूज का दिन मंदिर सजाया गया है फूलों से। पूरे साईं मंदिर को फूलों से सजाया गया है। रोशनी से नहाया साईं का स्थल बेहद खूबसूरत दिख रहा था और उससे ज्यादा खुशी तो भक्तों के चेहरे पर नजर आई। सब आंखें नम आज हफ्ते भर से रो रहे थे हम लोग कि आज हमारा ये 38वां साल है। 38वां साल की दिवाली हमारी टूट जाती थी, जो हमारा प्राण टूटता था। आज CM साहब को हम बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। बस हमको दर्शन करने को मिला, बहुत हो गया। बस धर्म स्थल खुल तो गए हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अब भक्तों की भी है। जिम्मेदारी ये कि सारे नियमों का पालन करें ताकि कोरोना को कोई मौका ना मिले। मुंबई से अमित त्यागी के साथ पुणे से पंकज खेलकर, आज तक। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हाजी अली दरगाह में रौनक दिखी खूब। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ तमाम मंदिर गिरजाघर खुल रहे थे, तो इधर हाजी अली की दरगाह में भी जबरदस्त रौनक आज दिखी है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर धर्मस्थल खुले तो 8 महीनों बाद मानो फिर दुआएं रंग लाई। आस्था और विश्वास फिर हिलोरे लेने लगा। उम्मीदें फिर परवान चढ़ी। ये मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह है, जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। 8 महीने बाद यहां फिर से रौनक दिखी। 8 महीने बाद जब दरगाह खुली तो यहाँ जायरीनों का तांता लग गया। पूरे एहतियात के साथ दुआ मांगने वाले यहाँ पहुँचने लगे। लगभग 8 महीनों के अंतराल के बाद धार्मिक स्थल मुंबई और महाराष्ट्र में खुले हैं। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर हो या फिर हाजी अली दरगाह, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये एक ऐसा वक्त था कोविड-19 का जब कई महीनों तक
इन सारे धार्मिक स्थलों के दरवाजे बंद थे। सोमवार की सुबह में जब ये दरवाजे खोले गए उसके बाद अब जो संस्थान है वो ये चीज़ का जायजा रख रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए, लोगों का फेस मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, ताकि अब इतने महीनों बाद जब ये धार्मिक स्थल खुले हैं तो किसी भी तरह से कोविड-19 के संक्रमण की वजह ना बने। डिवोटीज की अगर आप बात करें तो श्रद्धालुओं को इस बात की बहुत खुशी है कि इतने महीनों बाद अब वो धार्मिक स्थलों पर जा पा रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद में आज हाजी अली शाह बाबा की मज़ार शरीफ की ज़ियारत किया, बहुत अच्छा महसूस हुआ। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में भी धर्मस्थल खुल गए हैं। ये तस्वीरें नागपुर के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ मंदिर की है। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आरती की जा रही है और भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं। औरंगाबाद के धुनेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी 8 महीने बाद ऐसी रौनक दिखी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। और ये तस्वीरें महाराष्ट्र में ही जेजुरी के खंडेराय मंदिर की है। खंडोबा की विधिवत पूजा करने के बाद मंदिर सुबह 7 बजे खुल गया। और नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए। यहाँ हर रोज 1000 श्रद्धालुओं को इजाजत होगी। महाराष्ट्र में धर्मस्थल तो खुल गए हैं, लेकिन कई नियम भी बने हैं। जैसे 10 साल से छोटे बच्चों को इजाजत नहीं होगी, बुजुर्गों को भी आने की इजाजत नहीं होगी, मास्क जरूरी होगा, हर शख्स की थर्मल स्कैनिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमों का पालन करने में किसी को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि अपने आराध्य के दर्शन की उनकी मुराद जो पूरी हो रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।